देखें तो 1,60,600 रुपए प्रति 10 ग्राम का भाव जो है गोल्ड ने छुआ है, यानी कि 19% का रिटर्न अब तक सोना देता हुआ नजर आ रहा है। और 2025 के अगर भाव देखें तो उसमें भी आप इतिहास के गवाह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और 31 दिसंबर 2024 के अगर भाव देखें तो ये आपके 76,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जो कि 31 दिसंबर 2025 को 1,35,445 रुपए पर पहुंच गया था। यानी कि 76% का इसमें साफ तौर पर रिटर्न देखने को मिला है। और अभी भी इसमें बढ़िया बढ़ोतरी बनी हुई है, जैसे कि आज भी इसमें 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और भाव करीब 1,59,000 1,60,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास यहां पर ट्रेड होता दिख रहा है। अभी सर सबसे पहले मैं यहां पर आपको लाना चाहूंगा, ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से यहां पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अगर हम लोग ट्रंप का रवैया देखें, जो कि बहुत हट्टी हैं, बहुत जिद्दी हैं, हार मानने का यहां पर बिल्कुल ही उनका मूड नहीं है। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ यहां पर दोबारा 15% का लगा दिया है। सर क्या लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट इसके बाद और अनसर्टेन होगा, और इनकेस अगर अनसर्टेनिटी यहां पर रहती है तो क्या जो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उसमें कोई स्टेबल या सर्टेन इंपैक्ट देखने को मिल रहा है आपको? अभिषेक जी, दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी मैंने आपके साथ 3-4 शो कर लिए हैं। आप दोनों एंकर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप शो करते हैं उससे हमें भी एनर्जी मिल जाती है अपने व्यूज को कॉन्फिडेंस के साथ रखने की। क्योंकि अगर आप लोगों के क्वेश्चन अग्रेसिव नहीं होते तो हम लोगों के भी व्यूज अग्रेसिव नहीं जा पाते। तो ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट था आप लोगों के लिए। जैसा आपने कहा कि 15% के आसपास नया टैरिफ लगा दिया ट्रम्प साहब ने, नो डाउट ये अभी थोड़े से बेकाबू से हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ये बैकफुट पे आना चालू करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर अब इनकी खुद की सरकारों का टेंशन रहेगा। अभी जो इन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में भी इन्हें आज एक न्यायपालिका होती है हमारे यहाँ पर भी, हम उसके अगेंस्ट में बोलना प्रेफर कम करते हैं कि भाई वो हमारे अल्टीमेट डिसीजन पावर होते हैं। तो ट्रम्प साहब ने जैसे वहां से ये स्टेटमेंट आया कि आप जो भी टैरिफ्स लगा रहे हैं वो गैर कानूनी है, उसी समय ट्रम्प साहब ने 1 घंटे बाद आकर 10% और फिर 10% के बाद उनको फिर से होश आया कि यार 10% कम हो जाएगा, मैं 15% कर देता हूं उनको, फिर से इन्होंने 15% टैरिफ कर दिया। तो उसकी वजह से नो डाउट अभी हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, देखिए मैरिजेस 2 टाइप की होती हैं, एक लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा खुशी होती है कि यार अब मुझे जानना है, अब मुझे पहचानना है, मुझे लंबा चलना है, इन्हें एक समय जाता है। लेकिन लव मैरिज में हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये लव मैरिज वाली तेजी है, ये बहुत ज्यादा एलोकेशन बढ़ाना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं करना चाहिए। अनसर्टेन माहौल आगे भी चलता रहेगा। ट्रम्प साहब के बाद और कौन से पत्ते हैं जो अभी खुलने बाकी हैं, उसका अंदाजा भी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नो डाउट अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन जो स्टैंडर्ड वे में आप लोगों ने कर रखा है, इन्हें टोटल पोर्टफोलियो का मान लीजिए किसी ने 20% को एलोकेट करके रखा है, उसमें से 10-12% 20% में से कुछ बेस मेटल्स में जाएगा, कुछ सिल्वर में जाएगा और कुछ बेस मेटल सिल्वर में जाएगा और कुछ हिस्सा अपना गोल्ड में आएगा। तो 10-12% का स्टैंडर्ड एलोकेशन करके रखना चाहिए। ये मुझे लगता है लव मैरिज वाली तेजी है। धीरे धीरे डॉलर में भी इफेक्ट देखेंगे हम, ट्रेड वॉर को भी थोड़ा सा एस्केलेट होता हुआ कम देखेंगे। हो सकता है डॉलर भी कमजोर डॉलर ऑलरेडी कमजोर पड़ रहा है। तो ये अभी पॉलिटिकल निगोशिएशन टूल बन के रखा हुआ अभिषेक जी, तो इसके इम्पैक्ट अभी लिमिटेड लगते हैं मुझे। चलिए ठीक है सर। अभिषेक जी वाली तेजी है। हाँ, और अमित सर ने हमारी तो तारीफ करी, अमित सर ने हमारी तो तारीफ की कि हमारी हाई एनर्जी की वजह से शो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है जो इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं ना, ये ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं और समझ भी आता है इनसे बेहतर कि किस तरीके की सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है, ग्लोबली कैसी सिचुएशन चल रही है। चलिए विकास सर के पास चलते हैं। सर 28 जनवरी की अगर बात करें, 1,80,000 का स्तर छुआ था गोल्ड ने, अब हम देख रहे हैं अभी भी इसमें तेजी नजर आ रही है। आपसे सर मैं पूछूंगी, इन्वेस्टर के लिए क्या गोल्ड ईटीएफ में जो एंट्री करना चाहता है इन्वेस्टर निवेशक के तौर पर, क्या ये अभी सही समय है? और ये सवाल मेरा अमित सर से भी रहेगा, ट्रेडर के हिसाब से क्या उसके लिए सही समय? लेकिन पहले विकास सर। धन्यवाद दिव्या, धन्यवाद अभिषेक जी, और जो भी अमित भाई ने बोला वो डिट्टो आपके शो के लिए। बट देखिए क्या होता है, जैसा अभी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक छोटा सा उसी में ही बोल दिया कि ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अमित भाई इज द राइट पर्सन जो इसके ऊपर गाइडेंस दे सकते हैं। बट फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि कोई भी समय गलत नहीं होता, कोई भी समय सही नहीं होता। समय से ज्यादा जरूरी होता है कि आप कोई भी एसेट क्लास में जब निवेश कर रहे हो तो आप किस गोल से निवेश कर रहे हो और आपका अवधि कितनी है और उसका पर्पस क्या है।
सो पर्पस को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए सिर्फ इसलिए कि आज गोल्ड ऊपर है कल नीचे है और फिर मैं ट्रेडिंग करूंगा, मुझे नहीं लगता कि हर बार कोई निवेशक जो होता है वो इतना लकी हो जाता है कि वो नीचे में बाय करेगा। आपने अभी डेटा दिखाया कि 31 दिसंबर को 1,35,000 का था और आज 1,60,000 का हो गया। बहुत रेयर या ऐसे लकी इन्वेस्टर्स होंगे जो वो बिल्कुल बॉटम पकड़ते हैं फिर वो बिल्कुल टॉप में निकल जाएंगे। एक आध बार थोड़ा सा हो सकता है लग जाए तुक्का, लेकिन बार बार नहीं होता ये। और वो ट्रेडिंग करने से मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ट्रेडर हमेशा पैसा लूज करता है, बट हाँ जो एक्सपर्ट्स रहते हैं जैसे अमित भाई हैं, इनका एक एक्सपर्टीज है, इनके पास में एक साइंटिफिक टूल यूज करते हैं ये, जिसके बेसिस पे ये पैटर्न बता सकते हैं कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन में कितना हो सकता है और एक थोड़ा एक जोन बता सकते हैं कि हाँ ये बाइंग जोन स्टार्ट हो गई है, ये अब सेलिंग जोन आ गई है। तो फॉर ट्रेडर्स अगेन मैं यही बोलूंगा कि जस्ट गट फील के साथ ना निवेश करें, एक एक्सपर्टीज यूज करें और उसके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग करें। बट इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चीज ये होती है, अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये एसेट क्लास में बने रहना है 7 से 10 साल के लिए, तो फिर मेरे लिए कोई ये मैंने नहीं रखता कि मैंने SIP स्टार्ट की और मेरा एक महीने में 1,35,000 के हिसाब से बाइंग हुई, अगले महीने 1,50,000 के हिसाब से हुई, 1,80 तक भी हुई, फिर जब मेरा गिरा तो वापस मेरी बाइंग 1,35 या जो बीच का लेवल आया होगा 1,40 भी आया होगा। तो उन लेवल्स पे जब बाइंग हो रही है तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे केस में एक इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा खुश रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी। और जैसा अमित जी ने बोला कि आपके पोर्टफोलियो में कितना मुझे ये एसेट एक्यूमुलेट करना है वो ज्यादा जरूरी है। तो पहले आप एक माइक्रो प्लानिंग कर लें, मैक्रो प्लानिंग कर लें, और माइक्रो में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या वो बाइंग सेलिंग ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें। अगर वो करेंगे तो थोड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर एज ए इन्वेस्टर आप करते हैं और उसको रेगुलरली अपना जो एक आपने मान लीजिए कि 10% डिसाइड किया कि कॉमोडिटीज मेरे को 10% या 15% रखनी है, तो उसकी जो रेशियो उसको आप भरपाई करें, उसमें निवेश करते जाए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर। अमित सर, ट्रेडर्स के लिए आपकी भी राय जानना चाह रहे हैं इसी सेम सवाल पर, क्या करें अभी फिलहाल ट्रेडर्स? दिव्या जी देखिए, जो मैंने जैसे अभी लव मैरिज वाली रैली का एग्जांपल दिया, तो जो इसके पहले जो स्टार्ट हुई थी 80-90 हजार रुपए से जो तेजी स्टार्ट हुई थी 1,90,000 रुपए तक चली थी, वो अरेंज मैरिज की तेजी थी। तो अब आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेडर्स लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है क्या? अब यहाँ से दिव्या जी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता है, यानी यहाँ से अगर हम टूटना स्टार्ट करते हैं तो 1,55 और 1,52 तक भी टूट सकते हैं, 1,62 के ऊपर निकलते हैं तो हम 1,72 तक भी बढ़ सकते हैं। यानी रिस्क रिवॉर्ड एकदम यहाँ से 1:1 है, यानी जाने के लिए भी उतने ही पैसे हैं, आने के लिए भी उतने ही पैसे हैं। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्तरों पर फ्रेश बाइंग करना गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई डिसिप्लिन बना के रखा है कि मुझे इस तारीख को इतने पैसे गोल्ड सिल्वर में डालने हैं, उससे नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी विकास सर ने भी कहा कि देखिए, कोई भी इस पृथ्वी पे ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अपनी इस मार्केट की बॉटम पकड़ ले, टॉप पर बेच ले हर बार। वो कभी कभी तुक्के लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक स्टैंडर्ड जगह स्पेसिफाई करके बता सकें कि यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएंगे। तो दिव्या जी, वो पैटर्न यहाँ पर जो ब्रेक होगा अभी जो तेजी का है 1,53,400 के नीचे अगर वापस से गोल्ड निकलता है तो ये तेजी का पैटर्न वापस से मंदी की तरफ मोड़ना चालू हो जाएगा। हालांकि मैं कॉन्फिडेंस देना जरूर चाहूंगा, अभी मैंने एक रील भी डाली थी जहां पर मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा था कि 1,00,000 रुपए अगर 6 महीने में आ गया तो मैं इस मार्केट की एनालिसिस करना छोड़ दूंगा। तो 1,00,000 रुपए के नीचे तो स्वाभाविक रूप से मुझे नहीं लगता है, लेकिन टाइम करेक्शन में कुछ टाइम के लिए बाजार अपर साइड का साइडवेज हो जाता है, कुछ टाइम के लिए लोअर साइड का साइडवेज बाजार हो जाता है। यानी कि जो 5-7% बढ़ना, 5-7% टूटना, लोगों को फ्रस्ट्रेट करना, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करना, अभी उस टाइप का बाजार मुझे ज्यादा लग रहा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी कहना चाहूंगा, देखिए बाजार में जब तक 1,53,400 का आंकड़ा नहीं करता है तब तक हो सकता है हम 1,62 और 1,72 तक के भी लेवल देख लें। तो अभी सर बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन जब 1,52,000 का आंकड़ा टूटे तो इसके बाद बाइक की एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन पे रख सकते हैं उसको। 1,55,000 के आसपास, 1,52,300 के नीचे के स्टॉप लॉस है, वहां पर एक बाइंग जोन एक्टिवेट होता है। यानी 1,55 के आसपास लेना है, 1,52,300 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और फिर उस तेजी को 1,60, 1,65, 1,70 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर कंसोलिडेट जो है वो आप कर सकते हैं, ये राय निकल कर आती है। अमित सर, यहाँ पर दोनों तरफ से वैसे तलवार खिंची हुई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और जो ट्रम्प के बीच में बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है हिसाब किताब, लड़ाई वाला जंग वाला माहौल थोड़ा धीमे धीमे बनता जा रहा है। दूसरे देशों से तो खैर ट्रम्प का था ही, अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि संसद की पहले यहाँ पर आप राय लीजिए, उसके बाद फिर टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा वो कर सकते हैं। वो मानने से रहे, वो कह रहे हैं कि भैया हम हैं, ट्रम्प हैं, यानी कि हम कुछ बोलेंगे तो वही अटल फैसला होगा। इनफैक्ट उन्होंने उसकी आलोचना भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सर, यहां से क्या देख रहे हैं, जो जंग होगी
हालांकि कई सारे देश भी टैरिफ के खिलाफ ही थे, लेकिन जब यहां से आगे जंग देख रहे हैं जो आप, इससे सर क्या लग रहा है कि ये कितनी लंबी जंग चल सकती है और अनसर्टिनिटी जो रहेगी आगे चल के सर कितना इंपैक्ट प्ले कर सकती है गोल्ड के लिहाज से या फिर सिल्वर के लिहाज से भी अगर देखा जाए, और आगे चल के इसमें सर क्या आपको लग रहा है कि डाउनफॉलिंग केस अगर आए, क्योंकि अभी तो वैसे मोमेंटम बन रहा है बढ़ने का, डाउनफॉलिंग केस अगर आएगा तो वहां पर क्या असर करना चाहिएगा? जैसा आपने कहा ट्रम्प हमें बोल रहे हैं, तो वो एकदम सही बात है कि हमें बाकी सब पानी कम है। ट्रम्प साहब का इसी तरह का एटीट्यूड है। लेकिन अभिषेक जी, एक चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी नवंबर मंथ और नवंबर के बाद दिसंबर के पहले यूएसए में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, जहां पर उनकी पार्टी के लोग उनको अपोज करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपोजिशन और बढ़ता जाता है तो ट्रम्प सरकार के लिए भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जितना भी रायता फैलाना है, मुझे लगता है ये फरवरी और मैक्सिमम मार्च तक खींच सकते हैं। उसके बाद ये बैकफुट में आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि इन्हें भी अपनों को अपने अगर हमें आगे बढ़ना है अभिषेक जी, तो हमको एटलीस्ट अपने परिवार वालों का कॉन्फिडेंस आगे लेके चलना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अपनों का साथ नहीं रहेगा तो किसी का विकास नहीं होगा। विकास जी सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मार्च के बाद थोड़े से टर्म साहब बैकफुट में आए, चीजें स्टेबलाइज हो और बाजार टाइम करेक्शन में है। तो जैसा अभी अपर साइड का साइडवेज बाजार लग रहा है, वैसे फिर लोअर साइड का साइडवेज बाजार होकर लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करे। तो जो भी निवेश कर रहे हैं बिंदास निवेश करिए। यू नेवर नो कब कहाँ क्या हो जाए, हमें भी नहीं मालूम होता कब कहां से कौन सी जियोपॉलिटिकल टेंशन अचानक से आ रही है। खैर उबलते हुए जो गुब्बारे होते हैं, बबल होते हैं, वो तो समझ में आते हैं, लेकिन कब, जैसे अभी हमें पूरी दुनिया एक कयास लगा रही थी कि जो गया फ्राइडे सैटरडे है, इस दिन ईरान के ऊपर वॉर होगा और संडे को खत्म हो जाएगा और मंडे को मार्केट नॉर्मल खुलेंगे। तो इस तरह की जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब कभी कभी चीजें डिले हो जाती हैं। तो अब भविष्य में तो पता नहीं कब कहां कैसे क्या हो जाए। तो मेरे ख्याल से जो निवेश कर रहे हैं वो एक लंबी अवधि का माइंडसेट रखकर आराम से निवेश करिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की स्टोरी गोल्ड की अभी भी इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ये जो सर ने कहा है कि कब क्या हो जाए इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, इसी को लेकर मैं विकास सर के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले एक डेटा दिखा देते हैं, उसके बाद विकास सर से सवाल पूछेंगे। गोल्ड ईटीएफ्स में बीते एक साल में किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। अगर स्कीम्स के मामले में देखें, फोलियो के मामले में देखें, एयूएम के मामले में देखें, देखिए जनवरी 2025 का महीना अगर हम देखें, 18 स्कीम थी गोल्ड ईटीएफ में, जो कि जनवरी 2026 आते आते 25 हो गई हैं। काफी बढ़त, इसमें 38% की बढ़त देखने को मिली। फोलियोज की अगर बात करें, जहां 64 लाख फोलियोज थे, 64 लाख फोलियो थे, वो जनवरी 2026 आते आते 1 करोड़ 14 लाख से भी ज्यादा हो गए, यानी कि 76% की ग्रोथ इसमें भी देखने को मिली। एयूएम की अगर बात करी जाए, 51 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा इनफैक्ट एयूएम था, और वो जनवरी 2026 आते आते जो है 1.84 लाख करोड़ हो गया। काफी ज्यादा बढ़त, 255% की बढ़त इसमें देखने को मिली। गोल्ड ईटीएफ की जो पिछले साल की ग्रोथ स्टोरी थी काफी अच्छी रही है। लेकिन विकास सर के पास चलते हैं। सर, जिस तरीके से अभी अमित सर ने भी कहा कि कब टेंशंस बढ़ जाएं, कब स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ नहीं पता है। और अगर गोल्ड और सिल्वर को देखें तो जैसे कि हम देखते आए हमेशा से, ग्लोबली स्टेबलाइज होने पर चीजें, इनकी कीमतों पर असर जो पड़ता है वो निवेशकों के लिए और खास करके ट्रेडर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर नीचे आना शुरू कर देते हैं जिस तरीके से स्टेबिलिटी दिखाई देती है ग्लोबली। सर, गोल्ड ईटीएफ का पिछले साल का जो डेटा है, जिस तरीके की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, इस साल आप कैसे देख रहे हैं 2026 में? क्या जनवरी 2027 आते आते गोल्ड ईटीएफ्स में और ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? स्कीम्स के मामले में हो गया, फोलियोस के मामले में हो गया, एयूएम के मामले में हो गया, या फिर इतने पे ही चलता रहेगा, या फिर कम होता हुआ नजर आएगा? देखिए दिव्या, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीजों को, इस तरीके की चीजों को प्रेडिक्ट करना। बट हाँ, अगर हम ट्रेंड देखें तो क्या होता है, पहली एक जो फर्स्ट यूफोरिक रैली आती है, जो गोल्ड ने और सिल्वर ने बहुत बम्पर रिटर्न दिया पिछले 6 महीने में या 1 साल में, उसकी वजह से एक फोमो होता है, एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ लोग, मतलब इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनसे वो मिस हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो जो सेकेंड लेग ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, जो इन्वेस्टर्स से छूट गया होता है, वो अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है, जो जिस तरीके से अभी अमित भाई वो डेटा पॉइंट्स दे रहे थे कि गोल्ड किस लेवल पे आएगा, बाइंग करनी चाहिए, तो लोग उस चीज को देखते हुए लोग सोचते हैं कि थोड़ा करेक्शन होगा तो मैं फिर से उसमें जंप इन करूंगा। प्लस क्या हुआ है कि अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल में जो बहुत सारा एसआईपी रूट से पैसा फंड ऑफ फंड में या ईटीएफ में बहुत सारी बाइंग स्टार्ट हुई है, तो एक सुनामी ऑफ इन्वेस्टर्स आया गोल्ड की तरफ। फिर प्लस उसका मार्क टू मार्केट जो गेन होता है उसकी वजह से भी एयूएम बढ़ता है। तो क्या दोनों तरफ से जब वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है
और फिर क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न सबसे ज्यादा किसने दिया। जब वो दिखेंगे ही आपको गोल्ड और सिल्वर के फंड सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग दिखेंगे तो एक बायसनेस आ जाती है जिसको रिसेंसी बायस बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू होते हैं। तो जनरली एसेट क्लास क्या होता है कि पहले एक यूफोरिक मूवमेंट दे देती है, फिर उसमें बहुत सारे फोमो वाले इन्वेस्टर्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो जिनका अच्छा रिटर्न आया वो थोड़ा और निवेश करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है कि चलो इसमें और निवेश किया जाए। ये नेगेटिव कह लीजिए, मतलब जो फ्लो है इसका, फंड का फ्लो नेगेटिव होना या उसकी जो बढ़ने की जो वो है परसेंटेज है वो लो कब होती है, जब कोई भी एसेट क्लास एक लंबे समय के लिए, मान लीजिए 2 से 3 क्वार्टर के लिए, जब वो कंसोलिडेशन फेज में अगर आ जाती है और मान लीजिए उस 6 महीने में कोई मीनिंगफुल रिटर्न नहीं आया, ना ही वो बहुत ज्यादा गिरा ना ही वो बहुत ज्यादा चढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हमारा कैपिटल मार्केट्स में अगर निफ्टी का देख लें तो पिछले 1-1.5 साल में कोई मीनिंगफुल उन्होंने लेवल नहीं तोड़ा, ना ही डाउन साइड पे ना ही अपसाइड पे। तो हो क्या रहा है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है और वो फ्रस्ट्रेशन की एक वजह ये भी है कि वो यहां से निकल के पैसा गोल्ड सिल्वर में भी काफी पैसा आया। तो अब पॉइंट ये है, आपका जो क्वेश्चन था कि आने वाले समय में ये फ्लोज बढ़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है यस, यहां से 2-3 क्वार्टर या इवन फॉर दैट मैटर 6-9 मंथ्स तक आपको ये पैसा आता हुआ दिखेगा। हाँ, पैसा कब कम होगा, जब कंसोलिडेशन फेज लंबा चलेगा, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में कोई रिटर्न ज्यादा नहीं बनेगी, फिर वो फ्रस्ट्रेशन लोगों में आएगी। और मान